अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदान नवाज शरीफ साहब, असल मुकदमा जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जिनका है वो है नवाज शरीफ साहब, जो मुतासरीन में शामिल हैं, जिन्होंने सबसे पहले उन्हें ललकारा, उनका नाम लिया, जिसके बाद ज़ुबान ज़द आम हो गया कि ये दो किरदार हैं जो उनकी हुकूमत को गिराने में पेश थे। उसके बाद लंदन से जब पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने आना था तो तब भी उन्होंने उनका नाम लिया। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने आज समा न्यूज़ के ही प्रोग्राम में बैठे हुए मेरे सवाल में अबसार आलम साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब नाम लिए गए थे तो तब उन्हें पैगाम आया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपने उनका नाम लेना है तो लें। सो ये इस तरह से इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन रिपोर्ट की गई है। नवाज शरीफ साहब जब से मुल्क वापस आए हैं, वो 2/3 मेजॉरिटी चाहते थे, नहीं मिली। वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, नहीं बने। उसके बाद से वो चुप करके बैठे रहे। हम आपसे पूछते रहे कि क्या वजह है, आपने उसकी वजूहात भी बयान की। जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद हमें ऐसे लगता था कि नून लीग अपने बयानिए में जान डालेगी कि देखा जो हमारे साथ हुआ, फिर आखिरकार वो अपने कैफरे किरदार को पहुँचे। आज जब नून लीग की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया कि 2 बजे के करीब नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो सबको यही लगा कि जनरल फैज़ के हवाले से वो कुछ इंकशाफात करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे मेरे सीने में कुछ राज हैं, मैं वक्त आने पर बताऊँगा। शायद वो वक्त आ गया, लेकिन जब वो स्क्रीन पर आए, एक तो ताख़ीर से आए, उसके बाद उन्होंने वही मामूल के मुताबिक कि मुझे क्यों निकाला। और 2017 में हालात बहुत अच्छे थे, बेहतर थे, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई के हवाले से या जो भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन नाम नहीं आया उनकी ज़ुबान पे जनरल फैज़ का। नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? अरे तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? मेरी तो उनसे मुलाकात हुए मेरा ख्याल है 3 महीने हो गए। आपका हैशटैग है मुझे क्यों पूछ रही हो, इसलिए कि आप एनालिसिस दें। नहीं, मैं एनालिसिस देता हूँ, मगर मतलब इतना डायरेक्ट आपने मुझे कह दी, वो चुप क्यों है? वो क्या सोच रहे हैं ना, देखें आप मुझे बताएं। हाँ। वो पहले गुफ्तगू करते थे, जब आपकी मुलाकात हुई होगी तब बात करते होंगे सियासत के हवाले से, जनरल फैज़ के हवाले से भी शायद आपका कभी जिक्र आया। नहीं, आप मेरा ख्याल है ये स्पेकुलेशन की तरफ मत जाओ। हाँ, ये होता होगा, वो होता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ बातें होती भी थी, कुछ नहीं भी होती थी। हाँ। तो चलें, अब मैं कोशिश करता हूँ आपके जवाब देने की विदाउट रेफरेंस टू कि उन्होंने मुझे क्या कहा या ना कहा। अच्छा, वो रहने दें। अच्छा। मैं अपनी सोच उनके बारे में, मेरी सोच। देखिए, आपने आज शुरू में ही 2-3 बातें कर दी ना। एक तो आपने इरफान सिद्दीकी साहब का हवाला दिया कि उन्होंने कहा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में कि जब मियाँ साहब ने तनकीद की थी तो जनरल बाजवा ने फ़ोन करके कहा कि मेरा नाम मत लें। हाँ। ये सब चीज़ों के पीछे वही है। अच्छा, अब तो क्या ये सही है या गलत है? दूसरी बात ये है कि क्या जनरल फैज़ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में थे थ्रू आउट, जब भी वो जेलों में भी थे या नहीं थे? क्या इमरान खान फुली ऑन बोर्ड था जो पॉलिसीज़ जनरल फैज़ और जनरल बाजवा फॉलो कर रहे थे? अच्छा, इमरान खान का भी तो बड़ा कंप्लेंट है ना कि ये मुझे तो कुछ एक बात करते थे और उधर इन्होंने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी खोली हुई थी। वो गालिबन जनरल फैज़ की बात नहीं करते थे, वो जनरल बाजवा की बात करते थे। जी जी। चलो, मैं आज आपको कुछ अंदरूनी हकीकत बताता हूँ क्या थी। इसके अलावा भी कोई अंदरूनी हकीकत थी? इसके अलावा भी है। पहली बात तो ये है कि आमतौर पे कांटेक्ट जो इस्टेब्लिश होता है बिटवीन आर्मी चीफ और किसी के साथ भी, सिविलियन के साथ, वो या तो अपने किसी फ़ौजी अफसर के ज़रिए होता है जिसमें आर्मी चीफ या DGI एतमाद रखते हैं, उनको कहते हैं आप रब्ता करें। अच्छा। और या फिर कोई ऐसे सियासतदान के साथ रब्ता होता है जो कि उनके करीब होता है, जानता है उनको, आना जाना है, तल्लकात रहे हैं पहले जिनको बरकरार ज़ाती तौर पे, और उनके ज़रिए पैगाम दिए जाते हैं और लाए जाते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है तो सिर्फ एक शख्स के ज़रिए नहीं पैगाम आते जाते रहे। अच्छा। एक हमेशा 2-3 लोग होते हैं। एक ये कहता है कि जी मैं फ़लाने के बड़ा करीब हूँ और कोई रिश्तेदारियाँ वगैरह
बताता है कि मेरी ये रिश्तेदारी है, मेरी वो रिश्तेदारी है, मैं पैगाम ला सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सियासी तौर पे ऑफ़र करते हैं कि मेरे पास ऐसी सलाहियत है कि मैं रीच आउट कर सकता हूँ, पैगाम दे सकता हूँ। अच्छा। तो ये पैगाम लाने वाले जाने वाले मिल जाते हैं। अच्छा, अब नून लीग के अंदर एक साहब हैं जिन्होंने तो काफ़ी खुले आम बात ये कही थी कि वो जनरल बाजवा के साथ उनके तल्लुकात थे। वो थे ज़ुबैर साहब, आपको याद होगा, गवर्नर साहब, गवर्नर सिंध, जब गवर्नर सिंध थे, और उसके बाद भी वो काफ़ी रायवेंड आते जाते थे। और उनका ये कहना था कि उनकी मुलाकातें होती रही जनरल बाजवा के साथ। ठीक, उन्होंने जनरल फैज़ की बात कभी नहीं की थी, जनरल बाजवा की बात ही करते थे जी। इस तरीके के साथ मुझे खुद मेरा ज़ाती इल्म है कि लाहौर में जो स्टेशन कमांडर था ISI के, वो तब्दील होते रहते हैं, मगर जो भी थे जो वो शहबाज शरीफ के साथ जेल में भी राब्ते में थे। अच्छा। और उसके बाद भी जब वो तब्दील हो गए और कोई नया स्टेशन कमांडर आ गया तो वो भी राब्ते में रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ जी। और फिर मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए भी राब्ते इस्टेब्लिश किए गए थे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब स्टेशन कमांडर्स के काफ़ी करीब रहे हैं। जो भी यहाँ स्टेशन कमांडर आता था, मोहसिन नकवी साहब उनके करीब होते थे। तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी इसीलिए एक आगे जाके एक सियासी रोल अदा किया और ये जो सारा अलायंस था इसको स्ट्रेच अप किया। जब बाजवा साहब की पॉलिसी या फैज़ की पॉलिसी तब्दील हुई या होने जा रही थी, तो इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को बहुत उसका इनाम भी मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आना जाना रहा। मियाँ साहब के साथ भी इनके अलावा भी कुछ लोग थे जिनके तल्लुकात थे बाजवा साहब के साथ या बाजवा साहब के फादर इन लॉ के साथ। उनमें खुद लोग कहते हैं कि हमारे थे मलिक अहमद खान साहब, जो इस वक्त स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उन्होंने खुद तस्लीम किया है जी मैंने रोल भी अदा किया है और मैं बड़ा करीब था जनरल बाजवा के जी। और जब वो एक्सटेंशन नहीं चाहते थे, वो बहुत सी बातें की उन्होंने, तो जाहिर है वो भी एक आते जाते थे जी। लंदन में आते जाते थे और इधर भी ज़ुबैर आते जाते थे मरियम को मिलने रायवेंड में। तो बात तो चल रही थी, कुछ ना कुछ तो चल रहा था इधर से या उधर से। तो इसीलिए खान साहब भी थोड़े परेशान थे कि यार एक ही गल है, मुझे तो यहाँ ये बात हो रही है और वहाँ राब्ते खुले में। और बाय द वे राब्ते सिर्फ क्योंकि स्टेशन कमांडर जो होते हैं वो DG ISI को या DGC को रिपोर्ट करते हैं, फिर वो आगे DG ISI को करते हैं कभी कभी। और उस वक्त एक स्टेज पे जनरल फैज़ जो थे वो DGC थे, फिर उसके बाद वो प्रमोट हुए टू DG ISI। तो जनरल फैज़ के राब्ते रहे हैं विद मुस्लिम लीग। अच्छा, इसीलिए आज हामिद मीर साहब मैंने सुना है उन्होंने कहा है कि फैज़ का ये कहना है कि मैंने तो इनके लिए ये किया वो किया, मैंने तो नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया और फिर देखो इन्होंने मेरा नाम ले लिया और ये किया। ऐसी है ना। अच्छा, अब बात ये है कि इमरान खान ने भी तो ये कहा था ना, याद होगा आपको, कि ये देखो जी ये प्लेटलेट्स का ड्रामा सारा हुआ और वो कहते थे हमें बेवकूफ़ बनाया गया। तो बेवकूफ़ किसने बनाया? हाँ। मतलब है कि नून लीग ने तो नहीं बनाया ना, किसी और ने बनाया था ना। जाहिर है जिन्होंने ग्रीन लाइट देनी थी कि निकालो इनको यहाँ से, तो उन्होंने बनाया ना बेवकूफ़। और वही बैठे होते थे, हर रोज़ तस्वीर आती थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन के पीछे 3 कुर्सियाँ, एक में मियाँ साहब, एक में इमरान खान बैठे हुए हैं, इस तरफ बाजवा साहब बैठे हुए हैं, इस तरफ फैज़ साहब बैठे हुए हैं। और फैज़ साहब ने अपना ग्रे सूट पहना हुआ और पिंक टाई पहनी हुई, जो कि वो बड़ा पसंद करते थे। ग्रेट कॉम्बिनेशन, ही इज़ अ नाइस ड्रेसर। कुछ आपका भी वैसा ही है। अच्छा, नहीं मैंने भी उनकी ड्रेस सेंस को तारीफ की थी। अच्छा, ही इज़ क्वाइट नेटली ड्रेस्ड। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सियासत में चलती हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि जो इरफान सदीकी साहब ने कहा है उसमें वज़न है। अच्छा, ठीक। दूसरी बात ये है कि एक स्टेज ऐसी आई थी जबकि जनरल फैज़ को शंट कर दिया था फ्रॉम ISI टू पेशावर, तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि अभी ये खुडे लाइन चले गए हैं जी। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था। अब वो फारग हो गया, खुडे लाइन चले गए। पता ये चला कि वो बिल्कुल खुडे लाइन नहीं गए थे, वहाँ भी जब थे तो वो बहुत कुछ कर रहे थे और उसके बाद भी जब रिटायर भी हो गए तो आज ये पता चल रहा है कि वो बहुत कुछ कर रहे थे। यही है ना जी।
तो खुडे लाइन तो वो नहीं लगे। हाँ। अगर लगे भी थे तो उन्होंने खुडे लाइन को मेन लाइन बना दिया। काबिलियत। अच्छा, तो अब बात यह है कि दिस इज द वे इट्स बीन। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ एक सफ़े पे थे। वो कौन सा सफ़ा था और कहाँ आपस में इनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। दे वर ऑन द सेम पेज ऑन 2 इश्यूज। ओके। एक ही इशू था कि इमरान खान को लाना है और चलाना है और इन दोनों को निकालना है और इनको फारग करना है। वो तो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एजेंडा था कि इमरान खान को उस सिर्फ ये आगे भी चलाना है, ये एक इलेक्शन जिता के 10 साल का प्लान, फिर 10 साल का प्लान, सदारती निज़ाम। उसके अंदर जो दूसरा प्लान था, इसी के प्लान के अंदर इमरान को चलाना है, अच्छा। लाना और चलाने के अंदर ये था कि एक एक्सटेंशन बाजवा साहब को मिलेगी, अच्छा। जिसकी वजह से फिर जनरल फैज़ की सीनियर दौरान बन जाएगी, तो उसके बाद फिर जनरल फैज़ की को आर्मी चीफ बनेंगे, और वो 6 साल कम से कम वो रहेंगे, ठीक है। तो 6 साल इसमें से खान साहब के 10 साल बन जाते हैं। तो ये 2 चीज़ों पे इत्तेफाक था। हाँ। अच्छा, अब कहाँ आके इत्तेफाक थोड़ा सा हिल गया। हाँ। हिला यहाँ के जब बाजवा साहब ने ये कहा कि अब मुझे फैज़ साहब को कोर देनी है जी। और उस वक़्त जनरल बाजवा को ऐसे लग रहा था कि कुछ बातें जनरल फैज़ ऐसी कर रहे हैं कि उनको भी पता नहीं चलता वो क्या हो रहा है और क्या नहीं, अपने उन पे कर रहे हैं। और उनके ऊपर भी प्रेशर था फ्रॉम विद इन द आर्मी कि जनरल इनको अब ISI से हटाया जाए, अच्छा। और किसी और को लगाया जाए। और ये एक तकाजा भी होता है, यू कांट स्टे इन वन प्लेस फॉर सो लॉन्ग जी जी। और उनका ये था कि इनको कोर देनी है ताकि वो आगे मामला तय हो जाए कि ये बनेंगे आर्मी चीफ, अच्छा। उस वक़्त एक ऐसी चीज़ हुई जिसके साथ मैं समझता हूँ जनरल बाजवा और फ़ौज के अंदर थोड़ी सी बेचैनी हुई। वो थी एक प्रपोज़ल जो इमरान खान ने दी जनरल फैज़ के कहने के ऊपर। वो ये प्रपोजल थी कि ISI अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, अच्छा। कि उसकी एक सेपरेट, और उसका डायरेक्टरेट भी सेपरेट है, अच्छा। तो उसको भी एक कोर की हैसियत दे दी जाए। हाँ, याद है आपको? यस यस यस, इससे तो बाजवा साहब बहुत नाराज हुए। और वो प्रपोजल फिर कोर कमांडर मीटिंग में आई, किसी से करवाई गई कि जी आप ये, और उसमें फिर काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ वहाँ उस मीटिंग के अंदर, और जनरल फैज़ को पुश बैक मिली वहाँ, अच्छा। क्योंकि देखिए जो कोर कमांडर की मीटिंग होती है उसमें ISI चीफ को बाय इनविटेशन बुलाया जाता है, अच्छा। वो नेचुरली ही डजंट सिट इन देयर, उनको बुलाया जाता है फॉर ब्रीफिंग, ओके। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि ISI चीफ भी बैठा हो, मगर आम तौर पे ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बट उनको बुलाया जाता है फॉर ब्रीफिंग पर्पसेस, ओके। तो ये जब ब्रीफिंग हुई ऑन दिस के जी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने हज़ारों लोग हैं, एक डिवीज़न जितने लोग हैं ISI के अंदर, इधर भी है उधर भी है इधर भी है, तो इसको भी एक कोर दे दी जाए। उसका मकसद सिर्फ एक था कि इनको कोर हेडक्वार्टर्स ना जाना पड़े, यहीं बैठे रहें जब तक बाजवा साहब फारग नहीं होते और ये आर्मी चीफ नहीं बनते, हाँ, नहीं तो बीच में कुछ स्लिप अप ना हो जाए, yes, ठीक। हाँ। तो दिस वाज द पर्पस ऑफ दैट। वो खान साहब के जरिए इन्होंने मूव करवाया, वो शूट डाउन हो गया। उस वक्त बाजवा साहब शकी हो गए कि यार ये कुछ और ही तो गड़बड़ तो नहीं हो रही कोई। फिर ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है 1-2 ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए जहाँ शायद मेरा ख्याल बाजवा साहब की नॉलेज में भी आए कि कुछ राब्ते बनाए गए बिटवीन जनरल फैज़ एंड नवाज शरीफ साहब और मरियम थ्रू सम पीपल कि जी बात करें। तो आगे से शायद जवाब ये मिला कि हाँ ठीक है, बात करने के लिए तैयार है, चीफ से बात करेंगे, तुमसे नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, वो कोई अपने लिए रास्ता तलाश करना चाहते थे, वो अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, जो कि अब नज़र आ रहा है कि वो हमेशा एश्योर करना चाह रहे थे कि मुझे चीफ बनाएं और मैं ये करूँगा आपके लिए, ये करूँगा। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा ना कि वो मिन्नतें, वो जब बात आगे बढ़ी तो जब जवाब ये आया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं मगर चीफ से बात करेंगे, ओके, तो आपसे क्या बात करनी है, तो वो फिर कैंसिल करनी पड़ी वो मीटिंग्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात चीफ तक जाए, वो अलग अपनी ग्रिड खोलना चाह रहे थे। अच्छा, ठीक, ओके। तो वो फिर बाजवा साहब और भी शकी हो गए कि यार सेपरेट लाइन भी इन्हें कोई खुली। सो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज लेड टू हिज फाइनली
गोइंग टू पेज रप्चर हो गया। उस वक्त क्रैक्स आने शुरू हो गए। क्रैक आना शुरू। और इमरान भी बड़ा अपसेट था। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ ट्रांसफ़र ना हो, यहाँ तक कि आर्मी की तरफ से अनाउंस कर दिया जी कि इनकी ट्रांसफ़र होगी और ये कोर जा रहे हैं जी। ये फिर भी DGISI बन के बैठे रहे और कराची से कोर कमांडर ने आना था। हाँ। वो आए, उनको जगह नहीं मिली, वो फिर चले गए कराची। उसके बाद फिर उनको कहा गया कि आप पहुंचे वहाँ, फिर इनको धक्के निकाल के भेजा वहाँ को, और ये जाने के लिए तैयार नहीं थे। 20 दिन बाद नोटिफिकेशन आया था फिर। तो उस वक्त भी टेंशन क्रिएट हो चुकी। हाँ। एक ऐसी स्टेज भी आई थी कि इमरान खान और जनरल बाजवा की आपस में काफ़ी झड़पें शुरू हो गई थी, काफ़ी कुछ इश्यूज़ के ऊपर। अच्छा। ये भी उनमें सारे इश्यूज़ थे, ये स्पेशली ट्रांसफ़र ऑफ जनरल फैज़। जनरल बाजवा वाज अंडर इनॉर्मस प्रेशर फ्रॉम हिज कोलीग्स कि अब फ़ारग करो, इनको उधर भेजो। अच्छा। और बिकॉज गलतियां भी हुई थी ना इनसे, कराची में जो कुछ हुआ मरियम के साथ, जी जी, वो होटल बड़ी अग्रेसिव किस्म की। तो मेरा ख्याल है कि वो एक स्टेज ऐसी आई कि बाजवा साहब बहुत अपसेट थे इमरान खान से, बहुत अपसेट थे। वो कौन सी स्टेज थी? वो इसी के दौरान एक स्टेज थी। अच्छा। और वो एक मीटिंग के बाद वापस आए और उन्होंने आके कंप्लेन किया, एक दो लोगों के नाम मैं नहीं लूँगा, कि मैं अब नहीं चल सकता इसके साथ, मैं तंग आ गया हूँ। ये एक बात करता है, मुझे कहता है ऐसे करना है, मैं मानता हूँ, फिर घूम जाता है, फिर करता नहीं है, मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, आई एम अंडर एनॉर्मस स्ट्रेस, इसने मुझे पागल किया हुआ है, बात नहीं सुनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ, आप लोग संभाल रहे हैं। तो फिर बहुत लोग भागे, 5-6 जनरल्स और एक आध रिटायर्ड, वो भी भागे। उन्होंने जाके इसको घर में काबू किया, बाजवा साहब को, कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना। ये तैयार थे अपना रेजिग्नेशन लिखने के लिए। ये भी बात निकली है कि एक ऐसी स्टेज आई थी, ये मैं कहता हूँ कि हुआ है। अच्छा। फिर उनको रोका गया कि नहीं अगर आपने ऐसे किया तो बिल्कुल ही बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, तो यू कांट डू दिस, हैंग इन देयर। मगर दैट शोज़ यू कि लास्ट स्टेजेस पे कुछ इश्यूज बनने शुरू हो गए थे बिटवीन इमरान एंड बाजवा एंड बिटवीन बाजवा एंड फैज़। उसमें इनकी एम्बिशंस वर एट स्टेक। अच्छा। आखिरी दिनों में बाजवा साहब ने तो अपनी एक्सटेंशन ले ली, घर जाने के लिए तैयार थे, मगर जब ये देखा कि इश्यूज बनने शुरू हो गए और इमरान खान ने अड्डी जो है वो तकड़ी कर ली और कहने लगा मैं नहीं मानता, आसिम को नहीं बनाना, और वो किसी और का नाम ले रहे थे। जी जी। तो बाजवा साहब ने सोचा कि मैं कोई सलूशन ढूंढता हूँ। अच्छा। उन्होंने जो प्रपोज की सलूशन टू नून लीग एंड टू इमरान खान वो ये थी कि मुझे 6 महीने के लिए और एक्सटेंशन दे दे और इसके दौरान मैं ये सारे मसले आपके हल कर दूंगा, और आप ऐसे है कि इसके दौरान फिर आसिम रिटायर हो जाएगा। हाँ। तो फिर जो है वो हम फलाने बंदे को लगा देंगे, इनके अलावा कोई भी आ जाए। हाँ। इनके अलावा 2-3 और नाम थे। एक नाम ऐसा था जिसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती थी, और एक नाम ऐसा था जिसको इमरान खान सपोर्ट करता था। तो उस स्टेज पे फिर नवाज शरीफ साहब नहीं माने जी, वो फिर वेकेशंस पे चले गए थे सारी फैमिली। फिर नवाज शरीफ साहब गायब हो गए और उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस चीज़ का। इधर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और आखिरी स्टेज पे जब ये फिर प्रेशर डाला कि अगर आप ये नहीं, आसिम मुनीर को नहीं लगाना, आपने किसी उसको लगाना है या उसको लगा दें, हाँ। इनको नहीं लगाना, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम मार्शल लॉ लगा दूंगा मैं। ये बाजवा साहब ने थ्रेट दी थी। अच्छा। ये बिल्कुल, या अगर दी नहीं थी तो जो पैगाम लेके गया था बंदा, उसने जाके कहा कि ये ख़तरा ये है कि अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो ये होगा। ये आखिरी दिन की मैं बात कर रहा हूँ, रात के वक्त। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ साहब को फ़ोन किया और कहा यहाँ ये प्रेशर लगा हुआ है, वो कहते हैं अगर आप ये नहीं करेंगे आज तो हम मार्शल लॉ लगा सकते हैं। तो आगे से मियाँ साहब ने कहा कि तू डट जा, तू नहीं हिलना, आसिम मुनीर को लगाना है। अच्छा। और ये मैं आपको समझें आपके हॉर्सेस माउथ एंड कंपनी से मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस व्हाट हैपेंड। और वो जो साहब गए थे पैगाम लेके शहबाज शरीफ साहब के पास, अच्छा, ये वही साहब थे जो कहते थे कि मेरे तल्लकात हैं अच्छा, जनरल बाजवा के साथ, और उनके पैगाम लंदन भी लेके आते थे, जाते थे। और आज भी वो ये कह रहे हैं कि
ऐसी बात नहीं हुई कि कोई बाजवा ने थ्रेट ऐसी नहीं की थी। अच्छा अच्छा। अब नाम तो मैं क्या लूँगा, मैंने पहले ले ही लिया। सब तो, समझ गए। हाँ, बाजवा साहब आप समझ जाएं। तो ये इस किस्म की सिचुएशन रही है। कुछ लोगों ने अपनी दोस्तियां निभाई हैं, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल एम्बिशंस को बढ़ाने की कोशिश की है, और इन द एंड नवाज शरीफ वाज सक्सेसफुल एंड इमरान खान वाज नॉट। ठीक, तो ये है सारी स्टोरी। प्लान क्या ये था, पहला हुआ हिस्सा क्या? ये पहला आपने हिस्सा। दूसरा हिस्सा भी एक पूछा था। हाँ। अब उसका जवाब दूं या असल में ये इरफान सिद्दीकी साहब की ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब के इंटरव्यू में एक और बात भी ये है कि नवाज शरीफ साहब को हटाने में सिर्फ फैज़ नहीं, ज़हीरुल इस्लाम का दौर भी कम नहीं था, लेकिन हम फैज़ हमीद के मामले को फैज़ हमीद तक महदूद रखना चाहते हैं। क्या हम इससे ये मुराद लें कि सिर्फ नून लीग फैज़ हमीद साहब को ही रखना चाहती है सेंटर में और वो बाजवा साहब के एहतसाब का मुतालबा भी नहीं करेगी? देखिए, इस वक्त तो इशू बना हुआ है जनरल फैज़ का जी। बाजवा साहब इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड आफ्टर रिटायरमेंट। बाजवा साहब की मेरी जो इन्फॉर्मेशन है इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन May 9th या इन ट्राइंग टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी विद इन द आर्म्ड फोर्सेस। उनका कोई रोल नहीं है इसमें। जो इस वक्त, क्योंकि वो तो घर चले गए थे, अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी जो इंटरेस्ट चल रहा था वो तो जनरल फैज़ का था ना। तो अभी भी उनका इंटरेस्ट यही था कि किसी तरीके के साथ कुछ ऐसा सूरत हाल हो जाए, इमरान खान वापस आ जाए। अगर वापस आ जाते हैं तो अब खैर वो DGI नहीं लग सकते, मगर ही कुड बिकम एन एडवाइज़र, ही कुड बिकम अ वेरी क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ही कुड बिकम द रियल पावर बिहाइंड इमरान खान। तो और उनके सपोर्ट बेस भी है, जब मैंने पहले भी कहते रहे, और अब वो निकल भी रहा है, पर लोगों को पकड़ दकड़ हो रही है कि कौन था क्या था। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है जनरल बाजवा वाज नॉट पार्ट ऑफ ऑल दैट। ये जो सारा जो अभी जो केस बनने जा रहा है, इसमें हो सकता है उनसे पूछ की जाए अबाउट सर्टेन इश्यूज, बट आई डोंट थिंक ही विल बी फिगरिंग प्रोमिनेंटली इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके। और नून लीग भी परसू नहीं करेगी? नून लीग समझती ये है कि इवेंचुअली जब कोई रास्ते खुले उनके लिए, तो जनरल बाजवा ने वो रास्ते खोले, जनरल फैज़ ने नहीं रास्ते खोले। वो अगर कोई रास्ते खुले हैं तो वो जनरल बाजवा ने खोले। अच्छा। तो और वो समझ भी आती है ना कि बाजवा साहब जो हैं वो इमरान से डिसइल्यूजन हो चुके थे, नाराज़ भी थे, और ज़ाती तौर पे काफ़ी जलील भी किया उनको इमरान खान ने। इमरान खान की एटीट्यूड ही मैंने तुम्हें दिया है, एक्सटेंशन दी है, होर तो नहीं चाहिए, चुप करके बैठ। अच्छा। But you can't do that with the army chief, no? हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन नून लीग का रवैया भी काफ़ी मशकूक रहा। इसके खिलाफ अगर कुछ केसेस मौजूद भी थे तो उनमें भी नून लीग के ही वो वज़रा जो उस दौर में हुकूमत में थे, वो उन्हें क्लीन चिट देते रहे, क्लियर करते रहे। तो आपको बिहेवियर, नून लीग के बिहेवियर के हवाले से थोड़ी बहुत आशनाई तो मिली। जो मेरा अगला सवाल है वो ये कि ज़्यादातर लोग कसूरवार समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान था, इसको इंस्टॉल करने में जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन जो उन्होंने तब इंट्रोड्यूस कराई थी जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे, उसका बहुत ज़्यादा किरदार था। क्या वाकई ऐसा है? ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। आपको शो में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सेठ साहब, बाजवा साहब के किरदार के हवाले से आपने तो बताया हमें कि वो रिटायरमेंट के बाद तो कम से कम सियासत में नज़र नहीं आया और गवाहियाँ भी देते रहे कुरान हाथ में उठा के, और अब आजकल मेरा ख्याल है मुल्क से बाहर हैं और उनके हवाले से स्प्रेड किया जा रहा है कि सिक्योरिटी उनकी रिहाइशगाह के अतराफ सख्त कर दी गई है। परहैप्स वो ताउन भी करेंगे जैसे कि आपने फरमाया। असल जो सहरा जाता है इस प्रोजेक्ट को ओन करने का और फिर RTS बिठाने का और सब में किरदार, और जनरल फैज़ खुद कहते रहे कि मैं रिपोर्ट करता था जनरल बाजवा को। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज अपने इंटरव्यू में कहा कि हम ये नहीं मानते कि इन दोनों में इख्तलाफात थे उस वक्त। तो जनरल बाजवा कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? देखिए, प्रोजेक्ट इमरान खान जनरल बाजवा का प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो जनरल कियानी के दौरान के ज़माने में शुरू हुआ था। अच्छा। और मुशर्रफ साहब की छुट्टी कराई गई, उस वक़्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, और उस वक़्त जो प्राइम मूवर्स एंड शेकर्स थे ऑफ प्रोजेक्ट इमरान खान, उसमें जनरल पाशा थे। अच्छा। जनरल शुजा पाशा थे जो कि DGI रहे थे, और साथ उनके ज़हीरुल इस्लाम थे उनके नीचे जी। इन लोगों ने प्रोजेक्ट इमरान खान बनाया था। इन लोगों ने फ़ैसला किया कि इमरान खान को अब
क्योंकि देखिए इमरान खान तो 92 के बाद से चल रहे हैं जी, सिवाय एक इलेक्शन के जो उन्होंने नहीं बॉयकॉट, जिसमें बॉयकॉट किया था, बाकी सारी इलेक्शन में हिस्सा लिया, कुछ नहीं मिला। एक सीट मिली थी, मुशर्रफ ने दिलवाई थी एक इलेक्शन में, और फिर इन्होंने पार्लियामेंट से छोड़ दी थी क्योंकि इनकी बात ये समझते थे कि मैं ही बनूंगा सब कुछ। तो मुशर्रफ ने कहा जा अपने इंटरव्यू में भी जिक्र कर चुके हैं मरहूम। तो अब ये है कि तो इनको कोई घास नहीं डाल रहा था, आवाम भी घास नहीं डाल रही थी। वो ठीक है, क्रिकेटर है, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था जी। सडनली देन इन 2010-11 फैसला ये हुआ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट, कि इमरान खान को खड़ा किया जाए। ये बहुत हो गया है, नवाज शरीफ बेनज़ीर नवाज शरीफ, और ख़ुसूसन ये दो पार्टीज़ जो हैं ये तो आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, निकालते हैं फिर आ जाती, निकालते हैं फिर आ जाती। तो इनको तो फ़र्क करना है फॉर ऑल, तो लेट्स पिक ऑन समबडी। तो इन्होंने एक्चुअली ड्राइंग बोर्ड के बैठ के ऊपर कि अच्छा ए बंदा नहीं है, नहीं ए बंदे की चांसेस हैं, डांट खेले डांट। इन्होंने जनाब वो पूरा प्लानिंग के तहत इमरान खान के ऊपर हाथ रखा और कहा इसको बनाया जा सकता है। और उसको बनाने में फिर इन्होंने पूरी कोशिश की, और सबसे पहला उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो लाहौर में जलसा था। अच्छा, मीनार पाकिस्तान वाला ना। हाँ। अच्छा, वो उस वक़्त ये जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो इस्टेब्लिशमेंट अपनी जेब से पैसे नहीं देती, फाइनेंसर्स को कहते होते हैं इनके, जिनके टेके हुए के इनको कंस्ट्रक्शन वगैरह के मिलते रहते हैं, जिनको फेवर्स होती हैं। उसमें इन्होंने कुछ लोगों को कहा कि फंडिंग करें, कुछ लोगों ने फंडिंग की, और इन्होंने वो बहुत बड़ा जलसा कर दिया जी। उसके बाद बड़े खुश थे कि लो जी लॉन्च हो गया। उससे पहले इन्होंने कोशिश की थी कि इमरान और जनरल मुशर्रफ को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जी। उसमें इमरान ये चाहता था कि मुशर्रफ उसके प्लेटफॉर्म पे आए, मुशर्रफ ये कहता था मेरे प्लेटफॉर्म पे जी। तो दोनों नहीं आए एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पे। फिर मुशर्रफ की जो पार्टी उसने लॉन्च की थी वो फेल हो गई, तो खान साहब ही रह गए, फिर मुशर्रफ साहब फारग हो गए। हाँ। ठीक, और बाय द वे आखिरी वक्त तक मुशर्रफ साहब कहते थे कि जनरल कियानी जो है ना, हाँ, ये इन्होंने मुझे लेट डाउन किया जी। अब इन्होंने इधर शिफ्ट कर दिया अपना सारा कुछ। उसके बाद इन्होंने इमरान को कहा 2013 इलेक्शन आ रही है, अब तैयारी करो। अच्छा। सबसे पहला जवाब ये था कि पार्टी के अंदर इलेक्शन कराओ और इलेक्शन कमीशन के जो कानून है उसको फुलफिल करो। खान साहब ने बड़े अच्छे लोग रखे अपनी पार्टी के अंदर, जैसे वजीउद्दीन साहब थे, फिर बड़े नूरानी साहब थे, और भी लोग थे, और उनको सबको रखा और कहा कि चलो जी करो जी इलेक्शन। अब जब उन्होंने इलेक्शन कराई तो वो इन्होंने रिगिंग शुरू कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब और ये सारे जो थे, इनको तो आदत नहीं थी, वो तो और तरीके से इलेक्शंस होती हैं पार्टी के अंदर, इन्होंने वही किया। मगर ये जो असूल किस्म के असूली लोग थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। आपको याद होगा उस वक्त बड़ा शोर पड़ा था कि ये क्या हो। जस्टिस वजीर ने तो काफ़ी शोर डाला था, फिर उन्होंने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया कि अगर ऐसे तुमने पार्टी चलानी है। तो ये पार्टी के इलेक्शन भी सही तरीके से नहीं करवा सका, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए उसको। हाँ। उससे बड़ी मायूसी हो गई ISI के अंदर। अच्छा। यार है बंदा, टाइम बहुत थोड़ा है, सिर्फ 1.5-1.25 साल रह गया है, 2012 का साल है, इसमें अंदर ये भी नहीं कर सका, और आधा साल गुजर गया था और अभी तक ये फटे पड़े हुए थे। तो बस फिर वो 2013 पहुंच गया और इनकी पार्टी वॉज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड द एस्टैब्लिशमेंट वाज वेरी अपसेट कि ये क्या है, हाथ से बात अपॉर्चुनिटी निकल रही है जी। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की पार्टी जीत गई जी। जब वो जीत गई तो फिर ये फैसला हुआ कि अब क्या किया जाए। अब तो ये 5 साल के लिए आ गया नवाज शरीफ। हाँ। और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थे ये पहले दिन से, उनको 2 दफ़ा तो निकाल चुके थे, तो ट्रस्ट भी नहीं करते थे और कहते थे ये तो सॉफ्ट ऑन इंडिया है और ये है और वो है। तो प्लानिंग शुरू हो गई कि अब कैसे करना है। 1 साल तक तो प्लानिंग होती रही कि जी क्या करना है क्या नहीं करना है, इमरान को कैसे। इमरान बीच में वो गिर भी गए थे, फिर इंजर हो गए, का शिकार इलेक्शन से कुछ दिन पहले। तो वो फिर जाहिर है रिकवरी भी उसकी वक्त तो ठंडा पड़ गया सारा कुछ। फिर ये प्लान बढ़ा 2013 के आखिर में, तो शुरू में 2014 के कि जी अब हमने जो 2013 की इलेक्शन है उसको डिक्लेयर करना है कि वो रिग्ड थी जी। धांधली का शोर मचाना है और फिर लॉन्ग मार्च और फिर 4 सीटें या 2 सीटें, 4 हलकों का मुतालबा, 2 का मुतालबा करना है, उसमें प्रूव करना है, फिर उसके बेसिस के ऊपर सारी इलेक्शन को खड़ा कर देना है। हाँ। तूफान खड़ा कर देना। खान साहब ने कहा डन हो गया। जनाब वो डन तो हो गया, उसमें मनवी रगड़ा मिल गया। खान साहब ने मेरे ऊपर भी 2014 में 35 पंचर, क्योंकि मेरे बगैर ये प्रूव नहीं कर सकते थे कि जब तक ये नहीं प्रूव होता कि सेठी ने रिगिंग की है, क्योंकि पंजाब था, आई वाज चीफ मिनिस्टर,
तो वो तो मुझे लाना ही लाना था बीच में, उसके बगैर कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं बनती। अच्छा, मैं आई वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक कि यार ये इमरान को तो पता है ऐसे नहीं हुआ, तो ये क्यों कर रहा है। तो मैं शकी भी हो गया, मैंने कहा कोई प्लानिंग हो रही है, इसका मतलब है कुछ करने जा रहे हैं, ये इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट बन रहा है ये। बिकॉज जाहिर है कि अगर मैंने रिगिंग की होती तो मैं शक करता कि यार मारे गए फड़े जावांगे, मगर यहाँ तो हुआ नहीं था ऐसे कुछ, तो ये क्यों कहा जा रहा था एट द हाईएस्ट लेवल कि ये हुआ है। इसका यही मतलब है कि ये कोई पैग बना रहे हैं जिसके ऊपर से इन्होंने आगे एक बयानिया बनाना है जी, और वो झूठा बयानिया होगा। तो आई गॉट वेरी सस्पिशियस, मैंने कहा यार इसको स्टडी करते हैं। दाल में अब तरीका स्टडी करने का क्या था, क्या कोशिश करें कि जो लोग ये साजिश कर रहे हैं उनके करीब हो जाएं, जरा पता तो लगे वो क्या रहा है। फार्मूला सुन ले। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2014 में अच्छा फिर आप करीब ताहिरुल कादरी साहब अच्छा और कुछ एजेंसियों के लोग और चौधरी हजरात ने हमें घेरा मुझे, अच्छा, और कहा सपोर्ट करें इस चीज़ को, हम करने जा रहे हैं, आप सपोर्ट करें। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ। दैट्स हाउ आई नो क्या हो रहा था। अच्छा, कि मुझे कॉन्फिडेंस में लगेगा आज करो सब। आप चट्टा साहब बन जाते और आप कहते हैं हाँ धांधली, बिल्कुल। तो मैंने सब कुछ सीख सूख के समझ के अच्छा है हो रहा है सबको मिल के मैं भाग गया। केमिकल फार्मूला लेके साइंटिस्ट भाग गया। एंड आई इन फैक्ट स्टार्टेड एक्सपोजिंग द फार्मूला। अच्छा, जिसमें बड़ी नाराजगी मेरे साथ हुई। उस वक्त के जो कमांडर्स थे या जो एस्टैब्लिशमेंट को आपने उस वक्त चकमा दे दिया ना, बड़े नाराज हो गए। हाँ। अच्छा यार हमने तो उसको सोचा था कि अपना बंदा है और ये तो कुछ और ही हो गया। अच्छा, दिस इज व्हाई आई नो ऑल दिस, तो आई एम टेलिंग यू दिस। अच्छा, वो फिर सारा जो प्रोजेक्ट था वो पूरा फेल हो गया। आखिरी कोशिश की रही ज़हीरुल इस्लाम ने। अच्छा। और नवाज शरीफ की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पकड़ लिया उनको कि वो कर रहे थे कोशिश पूरी, और नवाज शरीफ साहब ने जनरल रहील को बुला के कहा ये देखो तुम्हारा DGISI क्या कर रहा है। वो टेप भी सामने आ गई थी, मार्केट में भी आ गई। तो ये तो 2014 की बात है जी, 14-15 की बात है। ऐसे ही है ना। तो अब फिर वो डॉन लीक्स आया ना, फिर वो बाद जाहिर है फिर उन्होंने ये फैसला किया कि नवाज को निकालना है जी। उसमें उस वक्त DGISI रिजवान थे जी। रिजवान साहब को ये कहा गया कि इनको अब निकालना है। और फिर रिजवान साहब भी डॉन लीक्स के, उन्होंने एक्चुअली उस मीटिंग जो थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा DGISI को, रिजवान साहब को, कि यार ये बंद करें, बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ नॉर्मलाइजेशन हो। उन्होंने आके बता दिया कि नवाज तो यह गड़बड़ कर रहे हैं, वो तो बह के हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहा है और मुझे कह रहा है कि ना करें ये काम। ठीक। और देखे तो सही ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी की सारी हमारी बात है और ये ऐसी बातें करता है वहाँ बैठ के। हल्की सी बात की थी मियाँ साहब ने कि जनरल साहब जरा देख लो, ना करो। वो फिर डॉन लीक्स हो गई। अब वो किसने डॉन लीक्स की तो छोड़े, वो हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड को किसी ने बता दिया कि वहाँ ये बात हुई है, उसने बात आगे कर दी, फिर उसकी भी छुट्टी हो गई। लेकिन वो बाद में और वो जो 2-3 लोगों के नाम आ रहे थे, ट्विटर पे बात करते रहे, परवेज रशीद साहब का नाम आ रहा था और तारिक फातमी साहब का नाम आ रहा था, मुशाहिदुल्लाह साहब उनका भी नाम आ रहा था। तो सारे मियाँ साहब बेचारे, अब प्रॉब्लम हो गया कि यार वो कह रहे हैं कि अब निकालो इनको, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच कर दी है, ये बड़ा प्रॉब्लम बन गया। मैं होता तो मैं ना करता, मगर मियाँ साहब ने, मैं समझा मौका परस्ती, प्रेशर पड़ा, मियाँ साहब ने निकाल दिया इनको, उनको खुश करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए। मगर वो बचने वाले नहीं थे, उन्होंने फैसला किया हुआ था कि इमरान खान प्रोजेक्ट को हमने पूरा करना है। तो फिर उन्होंने फिर जो रास्ता ढूंढा और वो यही रास्ता था सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने फिर जजेस को तैयार किया। और पनामा ही नहीं है। और वो फिर पनामा जो है वो उसका एक रीजन बन गया। वो सारा ब्रेक से पहले ये प्रोजेक्ट था, बाजवा साहब का प्रोजेक्ट नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है। ये मैं आपको बता दूं जाते जाते, इन ऑल फेयरनेस टू बाजवा साहब, जब चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती मेरे दौर में, तो बाजवा साहब ने खाना किया क्रिकेट टीम का, और मैं ले गया क्रिकेट टीम को बाजवा साहब के पास। अच्छा। तो बड़े खुश थे, क्रिकेट में बड़ा शौक़ रखते हैं। तो बातें हुई इधर उधर की, फिर जब मैं जाने लगा तो मुझे अलग ले गए और मुझे कहा कि देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ नहीं किया। अच्छा। मैं तो इसके ख़िलाफ़ था कि वो
जुडिशल कमीशन बनाए। तो मुझे पता था गड़बड़ हो सकती है, तो मगर अब मुझे एडवाइस ये मिली कि आप इंटरफेयर ना करें। मुझे जज एडवोकेट जनरल ने कहा कि मतलब इंटरफेयर ना करें, मगर आप मेरे बेस्ट विशेस कन्वे कर दीजिएगा मियाँ साहब को। कन्वे कर दिया आपने? तो मैंने कन्वे कर दिया। You believed him? I believed him, he was sincere. मगर वो एक ट्रांजिशन हो रही थी ना, he was becoming a prisoner of a new paradigm. और उस वक्त तक अब फैज़ was now coming in command. उनके रास्ते खुल रहे थे, जजेस व कोऑपरेटिंग, मियाँ साहब की छुट्टी हो गई। जब छुट्टी हो गई तो फिर रास्ते खुल गए। Then I think issue of extension became more important. Survival and extension. That's when the other story begins. इमरान खान प्रोजेक्ट कंक्लूड हुआ बाजवा साहब के साथ, शुरू हुआ था जनरल कियानी और जनरल पाशा के ज़माने। अच्छा, ये कंक्लूड का लफ्ज़ बहुत आम है। चले इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक। सेठी साहब, सवाल मेरा फिर वही है। राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म तक बोल रहे हैं, इसहाक डार साहब, फैज़ हमीद साहब के बारे में। नवाज शरीफ साहब क्यों चुप हैं? जनरल फैज़ के जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आए तो उनका जिक्र ही वो कतरा गए, क्यों? देखिए, मियाँ साहब समझते हैं कि जनरल फैज़ का जो इशू है ये तारीख़ी इशू हो गया। अब जो असली इशू जो अब इस वक्त है वो है आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है IMF के प्रोग्राम के ज़रिए, जिसकी वजह से नून लीग फ़ारग हो चुकी है और मियाँ साहब खुद फ़ारग हो चुके हैं। उनके ज़हन में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है। जनरल फैज़ इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ, और अब तो और भी कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी। ये ना भी होता तो ही वॉज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आफ्टर द फेलियर ऑफ May 9th, तो अब फ़ारग हो चुके थे ये। तो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि फैज़ का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ही इज़ मोर इंटरेस्टेड कि आगे क्या होने जा रहा है, आज का अवाम का इशू क्या है। ये जो फैज़ का इशू है ये आपका और मेरा इशू है। हमने प्रोग्राम बन जाते हैं हमारे, और बाहर जो है गॉसिप बनती है ड्राइंग रूम्स के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल बनता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका मुस्तकबिल जो है वो और अच्छा, मैं क्या करूं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। अच्छा, तो मियाँ साहब इज फोकसिंग ऑन रिलीफ। उन्होंने मरियम को भी कहा, शहबाज शरीफ साहब को भी कहा, ये मेरी नॉलेज में है कि आप ये IMF का प्रोग्राम इतनी सख्ती के साथ मत इम्प्लीमेंट करें, आवाम का कोई ख्याल करें जी। अगर आप आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो हम उड़ जाएंगे। पहले भी उन्होंने कहा था, याद नहीं है आपको, जब मिफ्ता इस्माइल ने रिज़ाइन किया था फ्रॉम PDM गवर्नमेंट, तो मियाँ साहब ने निकलवाया था उसको, क्योंकि वो IMF का प्रोग्राम पूरा करना चाह रहे थे और महंगाई हो रही थी, और मियाँ साहब कहते थे नहीं ये नहीं होना, ये नहीं होना। डार साहब भी यही कहते थे। अब और बात है कि डार साहब इस हुकूमत का हिस्सा बन गए और मजबूरी है कि इसको फॉलो अप करना। मियाँ साहब ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि आवाम के ऊपर ऐसा बोझ डालना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली इस्टेब्लिशमेंट IMF प्रोग्राम चाहती थी, यही टर्म्स थी, और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो फिर ये बात करनी पड़ी। अब ये कहते हैं हमने मुल्क को बचा लिया, मियाँ साहब कहते हैं मुल्क तो बचा लिया, पार्टी ने मरवाता है, पार्टी नहीं रहेगी तो मुल्क कितने जाएगा। अब इमरान खान तो फारग हो गया, तो रह पीछे कौन गया? दो ही पार्टीज है ना, तीसरी पार्टी तो है कोई नहीं। तो आपकी पार्टी पिट रही है और चुप करके बैठी हुई है पीपल्स पार्टी, वो कल वो ना बेनिफिट ले ले। अब तो मियाँ साहब हैज बीन टेलिंग शहबाज शरीफ को रिलीफ दो, आज भी मरियम को भी रिलीफ दो, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग खुद चेयर की। और उन्होंने फैज़ शैज़ को छोड़ो यार, इस वक्त रियल इशू फॉर आवाम इज़ महंगाई, बिजली। उन्होंने अब शहबाज शरीफ को भी कहा, ये मेरी नॉलेज में है, कि आप भी कोई रिलीफ दें, अपना डेवलपमेंट बजट कम करें, MNAs के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और बजट्स कम करें, और बिजली की कीमतों में ऊपर और टैक्सेशन के ऊपर कुछ करें। और यहाँ उन्होंने मरियम को कहा है, हालांकि ये पंजाब गवर्नमेंट का इशू नहीं है जी, ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू है, मगर उन्होंने मरियम को कहा तू भी 50 अरब रुपया काट अपनी जेब चू, तू जो खर्च, तुम्हारे पास बड़े पैसे हैं, तुम भी रिलीफ दो, जिस तरीके से भी रिलीफ दे सकते, कोई कार्ड दे दो, कोई ये दे दो, ताकि जो लोग बिल्स के करते हैं पे, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ सब्सिडी। तो उन्होंने अब कम से कम शहबाज शरीफ साहब ने 50 अरब रुपया तो पहले दे दिया, उन्होंने 200 यूनिट वालों के लिए दिया था। अच्छा, वो उसके लिए दिया, और आज 500 यूनिट वालों के लिए 14 रुपए फी यूनिट कमी, ये मरियम ने नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से। ये बहुत बड़ी रिलीफ है, ये बहुत छोटी रिलीफ नहीं है। जब आपके बिल आएंगे ना अगले महीने, तो आपको पता चलेगा कितना फर्क पड़ गया। और आप, मैं समझता हूँ कि यू विल अप्रिशिएट मरियम एंड शहबाज शरीफ साहब एंड नवाज शरीफ साहब। गलतियाँ होती हैं, प्रेशर होता है, स्पेशली IMF का,
तो इसलिए आई थिंक दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू हिम। ही थिंक्स कि बड़ी बातें हो गई हैं और कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं, कोई ज़रूरत नहीं इस इशू के अंदर आपको कूदने की। जिनके हैं वो अपने हल कर लें, आप लोग और ना डोंट मडी द वाटर्स, लेट देम डील विद इट। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड वी आर फिनिश्ड विद दिस। वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि मैं रिलीफ में इंटरेस्टेड हूं। सही कर रहे हैं। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट बायगॉन्स वो हो गया, सबको पता है, अब एक्शन लिया जा रहा है। तो और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? हाँ ठीक। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो अवाम की रिलीफ के ऊपर फोकस किए हुए हैं। 2-3 माह से बजट के बाद से सेठ साहब तो यही कह रहे थे कि आप डेवलपमेंट बजट, शहबाज शरीफ साहब अनकरीब अनाउंस करेंगे और रिलीफ जी, ये भी मैं पेशन गोई कर जी। और शहबाज शरीफ साहब का खिताब एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो 5 साल मंसूबा बताने जा रहे हैं। आपको कि अभी हाल ही में अगले दिनों में आपको पता चल जाएगा कौन से ब्रिगेडियर साहब हैं जो अप्रूवर बन रहे हैं जनरल फैज के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ। ये भी जाते जाते आप बता रहे हैं कि आप सवाल ना पूछिए। नहीं, कल आप बता देंगे ना। चले, ये कल तक के लिए सवाल उठाए रखते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।